जब बलोचिस्तान की जद्दोजहद की बात होती है, जब बलोचिस्तान में नवाब अकबर खान बुख्ती शहीद हुआ, बलूचिस्तान में लाखों लोग लापता हुए, हम जलावतन हुए, लोगों ने जेलें काटी, जब बलूचिस्तान पैकेज आता है, बलूचिस्तान को 18वीं तरमीम मिलती है, वो इस बलोच स्पेसिफिक नहीं है, उसका फायदा सिर्फ बलोच नहीं उठा रहे हैं। जब 5000 मुलाजमतें आई, 8 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम हुई, जिस डिस्ट्रिक्ट से किसी के नाक से खून तक नहीं निकला था, उस डिस्ट्रिक्ट में भी 500 हजार नौकरियां गई बराबरी की बुनियाद पर। जब बलोचिस्तान में जद्दोजहद की बात होती है, तकलीफ की बात होती है, जेल और जिंदान की बात होती है, बलोचिस्तानाबाद वालों के सामने गनगरज से उनका गला पकड़ के हकूक लेने की बात होती है, हाँ उस पे एक जा हो जाए। ये जगह लड़ने झगड़ने की नहीं है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के 50,000 कम किए, 40,000 कम किए। हम तो कहते हैं वो इंसान हमें नहीं समझ रहे हैं, आप कहते हैं गिनती में कम कर दी। मेरा एक भाई नसरुल्लाह बहुत जज्बाती हुआ, ये आखिरी इजलास है, ये सूबा हम सबका है। अगर कोई ये समझता है कि सना बलोच यहां पर खरान का नुमाइंदा है, नहीं। जब हम यहां आते हैं, हमारे दिल, गुर्दे और दिमाग बड़े वसी होने चाहिए। खरान मेरा घर है, मेरा शहरस्तान है और मेरा कब्रिस्तान है। वहां के लोगों ने मुझे इज्जत दी है, लेकिन जब यहां पॉलिसियां बनाते हैं, ये पूरे बलूचिस्तान के हवाले से बनती हैं। अगर बलूचिस्तान में अच्छी पॉलिसियां न बने तो खरान का कोई शख्स किसी वक्त भी उससे फायदा नहीं उठा सकता है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं मीडिया की तरफ से अपने बलोच, पश्तून, बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम अकवाम के लोगों को कि हमने यहां पर जो भी नुमाइंदगी की है, हमने आप सब की है। और आज अगर बलूचिस्तान की 70 लाख आबादी बैक जंबिश कलम वो कम कर दी गई है, उन्होंने ये सोच के नहीं किया है कि ये बलोच है, ये पश्तून है, ये सिंधी है, ये अजारा है, ये लासी है, ये लागर है, ये मोटा है, ये बीमार है, ये तंदुरुस्त है। उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं की। बदबख्ती ये है कि हम यहां पर अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। अगर बलूचिस्तान की आबादी बढ़ती है, बलूचिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन से उसका ड्यू शेयर, अगर हमारी 70 लाख की आबादी छोड़ें, मैं ये कहता हूं नसरुल्लाह साहब, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ये कहें कि तुमने 70 लाख हमारी आबादी कम नहीं की है, हमारी 2 करोड़ 70 लाख की आबादी और इसमें शामिल की जाए। हमारी आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त। आधा अफगानिस्तान आज कोई बलूचिस्तान में आके बसा हुआ है। हमारे सारे सर्विसेज से बेनिफिट वही लेते हैं। हमारे हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बसें, जहाज, रेल, गलियां, कूचे, जमीन, कब्जे, सब चीजों में। आप ये बताएं कि नहीं जी मेरे एक डिस्ट्रिक्ट का कम किया है। किला सैफुल्लाह के लोग मेरे बहन भाई हैं, किला अब्दुल्ला वाले मुझसे अलग नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, वैसे तो ख्वाहिश यही थी कि अगर ये गुज़िश्ता हफ्ते, ये अगस्त का महीना बलूचिस्तान पे हमेशा बहुत भारी गुजरता है, और अभी से आप अगस्त के महीने में होने वाले फैसलों को देख लें, चाहे वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं या बलूचिस्तान में बम धमाकों की सूरत में, बच्चियों की अमवात की सूरत में, बम धमाकों की सूरत में, कत्ल व गारतगिरी की सूरत में हो रहे हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि अगस्त बलूचिस्तान के लिए बहुत ही भारी महीना रहा है। खुदा करे कि अगस्त में ये जो हमारी असम्बली का अख्तिताम हो रहा है, ये बलूचिस्तान के लिए कोई नेक शगुन का बायस बने और नेक खबर ले आए। जनाब स्पीकर साहब, इसी अगस्त के 2-3 दिनों में जो 5-6 फैसले हुए, उसमें 5 अगस्त को जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो डिसीजन था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मरदमशुमारियात के हवाले से, जो उन्होंने 1 मार्च 2023 को मरदमशुमारी डिजिटल सेंसस शुरू की थी, उसके अतमी नताइज जो है वो 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है उनकी अतमी मंजूरी दे दी गई। ये बलूचिस्तान के ऊपर यकीनन एक बहुत बारे गिरान है। बलूचिस्तान के गर्दन पर एक तेजदार छुरी की मानंद है, और इसके असरात कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि आने वाले 2-4 दहाइयों तक बलूचिस्तान पर इसके पड़ेंगे। मैं उस पर भी तफसील से बात करूंगा। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में अगस्त के शुरू के अवाइल में भी कुछ और भी ऐसे फैसले हुए जिनसे बलूचिस्तान का अर्जी शऊर शख्स हैरान था कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों की ज़हनियत बलूचिस्तान के हवाले से अभी तक क्यों नौ आबादियाती तर्ज का है। वो बलूचिस्तान के लोगों को अभी तक क्यों अपनी कॉलोनी समझते हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों को अभी तक भेड़ बकरियों की तरह जाहिल क्यों समझते हैं। इतना कभी कभी भाईचारे का, भाईबंदी का और सारे दावों के बावजूद जब कौमी असम्बली में और सेनेट में बहुत तेजी से कुछ बिल और करारदादें मंजूर हुई, उनमें एक करारदाद ये भी था कि जो ग्वादर का जो तारीखी एयरपोर्ट है, ग्वादर का एयरपोर्ट आज का नहीं है, शायद किसी की मालूमात लोगों की कम होंगी,
پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک بلوچستان میں کوئی 44 ایئر بیسز رہے ہیں، ایئر فیسلٹیز رہی ہیں۔ بلوچستان وہ خطہ ہے جب پاکستان کا نام کاغذوں میں محض وجود میں بھی نہیں آیا تھا، اس وقت لندن سے جہاز آ کے جیونی میں رکتے تھے، ریفیولنگ کرتے تھے جیونی والے ایئر بیس پہ، پھر یہاں سے مڈل ایسٹ کے لیے جاتے تھے۔ کوادر ہو، خاران ہو، پنجگور ہو، واشک ہو، جوب ہو، قلعہ سیف اللہ ہو، قلعہ عبداللہ ہو، چاغی ہو، کولو ہو، کاہان ہو، ڈیرہ بگٹی ہو، ان زمینوں پہ جس وقت یہاں پہ اس کی دفاعی اسٹریٹجک اہمیت تھی، یہاں پر اس کے جو یہ ایئر بیسز تھے، اس وقت تو ماں سوائے کسی اور خطے میں شاید اس قسم کی کوئی فیسلٹیز بھی نہیں تھی۔ تو پہلا فیصلہ جب آیا کہ گوادر ایئرپورٹ کا نام سر فیروز خان نون کے جو ہے نام سے منسوب کر دیا ہے، ہمیں پاکستان کے تمام رہنماؤں کے حوالے سے ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ ہر کسی کے اپنی قومی خدمات ہیں، ہر کسی نے قومی حوالے سے اپنے جو تاریخی حوالے سے خدمات سر انجام دی ہوں گی، لیکن جب آپ کبھی پنجاب کا سفر کرتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، تو جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ میں اور آپ رہے ہیں، ایز اے سینیٹر رہے ہیں، ایز اے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا جانا آنا زیادہ ہے، تو آپ کسی بھی سڑک کو دیکھ لیں، آپ کو کوئی ابھی شاید کامران لاشاری صاحب کی مہربانی سے 1-2 لاہور میں انہوں نے ایسے سٹریٹس یا پل جو ہیں وہ چاکر اعظم کے نام سے بنوا دیے تھے۔ ادر دین دیٹ آپ پورے اسلام آباد میں جائیں، آپ کو کوئی بھی شارع، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی ایئرپورٹ، کوئی بھی پورٹ، کوئی بھی شاپ، دکان تک وہ بلوچستان کے کسی سیاسی، علمی، ادبی اور مذہبی رہنما کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آپ نے پورے پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس خطے کے لیے قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے، اس خطے کی جو سیاسی، سماجی، ثقافتی آبیاری کی ہے، ان میں سے کسی کا نام کم از کم اپنے علاقے میں نہیں رکھتے، اگر یہاں پر کوئی ایک ٹوٹی بوٹی چیز، لینڈ مارک، کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے تو کم از کم اس کو بلوچستان کے کسی بھی جید سیاسی، مذہبی، قومی، تاریخی رہنما کے نام پر کر دینا چاہیے تھا۔ گو کہ میں نے اس دن ٹویٹ کیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ارطغرل کے ڈرامے مشہور ہو جاتے ہیں، کبھی وائکنگز کے حوالے سے نیٹ فلیکس پہ سیریز بنتی ہیں، کبھی گیم آف تھرون بنتے ہیں، کہ پوری دنیا تاریخی طور پر آج سے 1000-2000 سال قبل کے اپنے آباء و اجداد کی تاریخیں دکھاتا ہے کہ انہوں نے کیسے تلواریں اٹھائیں، بندوقیں اٹھائیں، یہاں سے لے کر پوری دنیا فتح کر دی۔ تو ہم نے اگر ہم نے بندوق اٹھا کے دنیا فتح نہیں کی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے بھی کوئی چھوٹے موٹے میں بھی تیز دار تلواریں نہیں ہوں گی، لیکن کچھ اس طرح کے تلواروں سے، لاٹھیوں سے اپنے وطن کا دفاع کیا تھا۔ ان میں امل جینت نام کا بھی ایک ہیرو ابھی تک شامل ہے، جس کو پرتگیزی تاریخ میں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے پڑھایا کرتے تھے، اور پرتگیزی وہ ہیں کہ جن سے پھر پوری دنیا ڈرتی تھی۔ پرتگیزی وہ ہیں جنہوں نے پوری ایسٹ افریقہ قبضہ کر لیا تھا۔ آج زنزبار سے لے کے، بمباسا سے لے کے، ایسٹ افریقہ میں جہاں پر بھی جائیں تو آپ کو پرتگیزیوں کے نشانات ملیں گے، لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو پوری ایسٹ افریقہ میں کسی بھی میوزیم میں جائے، آپ کو بلوچوں کے اور بالخصوص بلوچستان کی تاریخ سے متعلق لوگوں کے جو ہیں ویلکم میڈم چیئرپرسن صاحبہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بلوچستان میں کم از کم گوادر ایئرپورٹ کو جو ہے وہ بلوچستان کے کسی جید رہنما کے نام کر دینا چاہیے تھا۔ وہ میری تجویز تھی، میری تجویز سے کوئی اگر ایگری نہیں کرتا، کسی پہ نام پر، نواب اکبر خان بگٹی کے نام پہ بنائیں، نواب اپنا سردار عطا اللہ مینگل کے نام پہ بنا دیں، غوث بخش بزنجو صاحب کے نام پر بنا دیں، کسی بھی بلوچستان کے جید رہنما کے نام پہ بنا دیں، کسی وہاں کے شاعر کے نام پہ بنا دیں، ادیب کے نام پہ کر دیتے، تو یہ کم از کم کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہوتا، لیکن کم از کم بلوچستان والے یہ سمجھتے کہ ایک لینڈ مارک پاکستان کے اندر کوئی ہے اس جگہ، تو وہ بھی بلوچستان کے کسی شخص کے نام سے منسلک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوان ہم سب کو لعنت ملامت کرتے ہیں، ہم جتنے سوٹڈ بوٹڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر جا کے بلوچستان کے نوجوانوں کا دل کھریجیں، وہ ہماری ان جذباتی تقریروں سے اب مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ اندر کوٹ کیا ہے۔ ہم نے سی پیک کے حوالے سے یہاں پر گزشتہ 5 سال میں جو قرارداد منظور کروائی، بدقسمتی یہ تھی کہ 3.5 سال پہلے ظہور صاحب چلے گئے، جو پہلے حکومت تھی، نہ تو اس نے سنجیدگی سے جا کے بلوچستان کے حقوق کے لیے اسلام آباد والوں کے گریبان سے پکڑا، نہ یہ 1.5 سال کی حکومت بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے اسلام آباد کا گریبان پکڑ سکی۔ یہ 5 سال کے عرصے میں ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو
یہ جو بلبلا بنا ہوا تھا سی پیک کا، اس کے حوالے سے بڑے باتیں تو ہوتی تھی، ہم نے اپنا فرض تو ادا کیا، لیکن ایک مستند طاقتور حکومت جس میں کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قراردادیں منظور نہیں کرتے، وہ گریبان پکڑتے ہیں. لیکن بلوچستان کی سیاسی قیادت یہاں سے نہیں جا سکی اور وہ اسلام آباد کا گریبان پکڑ نہیں سکے. اب سی پیک کے حوالے سے نہ تو بجلی کی تاریں لا سکے، نہ سی پیک سے پیدا ہونے والی بجلی بلوچستان لا سکے، نہ ہم سی پیک کے حوالے سے کوئی اور. الٹا یہ ہو گیا کہ کل پرسوں ایک قرارداد منظور ہوئی اور وہ قرارداد یہ ہے کہ پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور. ایک اور مذاق، وہ پہلے سے ہی بھائی تم نے سی پیک کے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یہ ایسے جیسے کسی دمبے کو ذبح کرنا، وہ آپ اس ذبح کرنے کے بعد اس کا سر، اس کا دڑ، اس کی کال، اس کی بال، اس کی ساری چیزیں آنتڑیاں تک کوئی بھی چیز لے وہ سارے اٹھا کے لے جائیں. اب آخری ایک کال رہ گیا تھا گوادر یونیورسٹی، گوادر کے نام کے حوالے سے ایک برانڈ نیم ہے، گوادر کے نام کے حوالے سے اٹھا کے انہوں نے ایک قرارداد منظور کر دی کہ جی پاک چائنا گوادر یونیورسٹی وہ لاہور میں قائم ہوگی. گو کہ بعد میں بہت سی توجیز پیش کی گئی کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، یہ کسی پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ بنا رہی ہے صرف اس کے لیے کیونکہ قرارداد وہاں سے. بہت سی جو بھی وجوہات بیان کی گئی، اب ان وجوہات سے، ان توجیہات سے کوئی مطمئن ہونے والا نہیں ہے. بلوچستان کے نوجوان، آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا، آپ پاک چائنا یونیورسٹی بنا دیتے لاہور میں. گوادر از ویری سمبولک. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے جب گوادر کے حوالے سے معاہدہ ہوا، آرٹیکل لکھا، ہم نے کہا گوادر کے ساتھ ہماری روزی روٹی صرف نہیں، ہمارا جغرافیہ، ہمارے جھونپڑیاں نہیں، ہماری نفسیات وابستہ ہے. جس دن اسلام آباد کو یہ سمجھ آئے گا گوادر از پارٹ آف آور سائیکولوجی، it's part of our sensitivities, it's part of our historical sensitivities. جس دن سمجھ آئے گا پھر آپ گوادر کوئی چائے بیچنے والی دکان نہیں ہے کہ آپ اس کو جگہ اٹھا کے اس کا نام لگا لیا کریں، جس طرح پورے پاکستان میں کوئٹہ چائے والا، کوئٹہ چائے والا. گوادر بلوچستان کی شناخت ہے، گوادر بلوچستان کے لوگوں کی پہچان ہے. تو اس لیے جدھر آپ گوادر کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، یونیورسٹی بناتے ہیں، آپ کو بہت ہی سینسیٹیو ہونا ہوگا. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی پرائیویٹ ادارے کو یونیورسٹی بنانے کی اجازت دی ہے، آپ گوادر کا نام اس سے فی الفور واپس لے لیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ گوادر جو ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ذریعہ بنایا جائے. اسی طرح میڈم چیئرپرسن صاحبہ، ہم نے 5 سالوں میں بلوچستان میں جو موجود سیاسی گٹن ہے، یہاں پہ جو تنازعہ ہے وفاق اور بلوچستان کے لوگوں کے مابین جو ابھی تک جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہاں پر ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی، جس میں ہماری ماں اور بہنوں کے آئے روز کے احتجاج لاپتہ افراد کے حوالے سے، یہاں پر غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور پسماندگی کا ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے حوالے سے، ہم 5 سالوں میں یہاں پر برملا اعتراف کروں گا کہ بحیثیت ممبر ہم نے جو حق ادا کیا وہ کافی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ بلوچستان کو ہم ذرا برابر بھی اس پسماندگی سے آگے نکال سکیں، بلکہ ان 5 سالوں میں بلوچستان جہاں کڑا تھا 1-2 قدم پیچھے گیا ہے، بلوچستان آگے نہیں گیا ہے. ٹوٹی پوٹی سڑکیں، 2-4 نالی کی اسکیمات، 3-4 نامکمل واٹر سپلائی کی اسکیمات، 8-10 نوجوانوں کو روزگار دینے سے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم بری ذمہ ہوئے ہیں اور ہم نے بلوچستان کی بڑی خدمت کی ہے. بلوچستان کل جس گپت اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا، آج بھی بلوچستان اسی گپت اندھیرے میں اس وقت، جناب میڈم چیئرپرسن صاحبہ، یہ بلوچستان وہیں پہ کھڑا ہے. چیئرپرسن صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا، میں ابھی دیکھ رہا تھا، صرف میری اپنی قراردادیں یہاں پر جو 5 سال میں ہیں ان کی تعداد 26 سے زیادہ ہے. ٹوٹل میرے خیال میں پرائیویٹ ممبران کی جو ہم نے سب نے منظور کی ہیں وہ کوئی 100 کے قریب، 120-130 کے قریب، 40 کے قریب قراردادیں ہیں. اس میں سے 26-27 تو ذاتی طور پر میری قراردادیں ہیں. اس میں چاہے معذوروں کا، میں بڑے بڑے موٹے سے آتا ہوں جس پہ ابھی بھی میں ان کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے کہ اتنا بڑا صوبہ کہ جس پہ ہم کبھی ریکوزک کی بات کرتے ہیں، گوادر کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں. 15,000 معذور افراد کے لیے پہلی قرارداد جو میں نے پہلے اپنے 3 مہینے میں منظور کروائی وہ بلوچستان کے معذوروں کے حوالے سے تھی کہ بلوچستان کے
तमाम माजूरों को बाइज्जत शहरी समझें, और उनमें ऐसे माजूर भी हैं जो अपने तन बदन पर पहनने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं होते, ना उनके खानदान बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए वो दवाइयां खरीद नहीं सकते। उनके को कभी ऐसे सफर करना पड़ता है जिसके पास उनके जेब में किराया तक नहीं होता। लिहाजा उन माजूरों के लिए हुकूमत बलोचिस्तान एक वजीफा, एक स्टाइपेंड, एक माहाना, एक जो सोशल सपोर्ट स्कीम जो इस तरह का मुतारिफ करे, और वो करारदाद मैंने मंजूर की। बदकिस्मती ये है कि 5 साल में वो करारदाद मैं 2-4 दफा दोहराया मैंने, लेकिन आज तक मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि ताकत का सरचश्मा हम नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों में, बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन है। हमने पिछली हुकूमत के, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि उसके गिरेबान में हमने हाथ डाला था, क्योंकि उन्होंने हमारे गिरेबान में हाथ डाला था। जो मौजूदा हुकूमत है, हमने थोड़ा सा अपना हाथ इसलिए खींच लिया कि अगर आप हमारे गिरेबान पे हाथ नहीं डालते तो हम आपके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत में भी हिटलर जैसे लोग हैं जिन्होंने हमारे गिरेबानों में हाथ डाला है, और वक्त आएगा उसका हिसाब भी हम उनसे लेंगे। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, मैं मुख्तसरन ये करना चाहूंगा कि अब इस करारदाद के हवाले से जो हमने मेरे ख्याल में कोई 10 दिन पहले भी बात की थी, मेरा एक भाई नसरुल्लाह बहुत जज्बाती हुआ। ये आखिरी इजलास है, ये सूबा हम सबका है। अगर कोई ये समझता है कि सना बलोच यहां पर खारान का नुमाइंदा है, नहीं। जब हम यहां आते हैं हमारे दिल, गुर्दे और दिमाग बड़े वसी होने चाहिए। खारान मेरा घर है, मेरा शहरस्तान है और मेरा कब्रिस्तान है। वहां के लोगों ने मुझे इज्जत दी है, लेकिन जब यहां पॉलिसियां बनाते हैं ये पूरे बलूचिस्तान के हवाले से बनती हैं। अगर बलूचिस्तान में अच्छी पॉलिसियां न बने तो खारान का कोई शख्स किसी वक्त भी उससे फायदा नहीं उठा सकता है। तो मेरे दोस्त यहां पर बड़े जज्बाती हुए कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो फैसला हुआ है, हम उस फैसले को पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं मीडिया की तरफ से अपने बलोच, पश्तून, बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम अक़वाम के लोगों को कि हमने यहां पर जो भी नुमाइंदगी की है, हमने आप सब की है। और आज अगर बलूचिस्तान की 70 लाख आबादी बैक जंबिश कलम वो कम कर दी गई है, उन्होंने ये सोच के नहीं किया है कि ये बलोच है, ये पश्तून है, ये सिंधी है, ये अजारा है, ये लासी है, ये लागर है, ये मोटा है, ये बीमार है, ये तंदुरुस्त है। उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं की। बदबख्ती ये है कि हम यहां पर अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। अगर बलूचिस्तान की आबादी बढ़ती है, बलूचिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन से उसका ड्यू शेयर, अगर हमारी 70 लाख की आबादी छोड़ें, मैं ये कहता हूं नसरुल्लाह साहब, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ये कहें कि तुमने 70 लाख हमारी आबादी कम नहीं की है, हमारी 2 करोड़ 70 लाख की आबादी और इसमें शामिल की जाए। हमारी आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त। आधा अफगानिस्तान आज कोई बलूचिस्तान में आके बसा हुआ है। हमारी सारे सर्विसेज से बेनिफिट वही लेते हैं। हमारे हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बसें, जहाज, रेल, गलियां, कूचे, जमीन, कब्जे, सब चीजों में आप ये बताएं कि नहीं जी मेरे एक डिस्ट्रिक्ट का कम किया है। किला सैफुल्लाह के लोग मेरे बहन भाई हैं, किला अब्दुल्ला वाले मुझसे अलग नहीं है। जब बलूचिस्तान की जद्दोजहद की बात होती है, जब बलूचिस्तान में नवाब अकबर खान बुगटी शहीद हुआ, बलूचिस्तान में लाखों लोग लापता हुए, हम जलावतन हुए, लोगों ने जेलें काटी, जब बलूचिस्तान पैकेज आता है, बलूचिस्तान को 18वीं तरमीम मिलती है, वो इस बलोच स्पेसिफिक नहीं है। उसका फायदा सिर्फ बलोच नहीं उठा रहे हैं। जब 5000 मुलाजमतें आई, 8 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम हुई। जिस डिस्ट्रिक्ट से किसी के नाक से खून तक नहीं निकला था, उस डिस्ट्रिक्ट में भी 500 हजार नौकरियां गई बराबरी की बुनियाद पर। जब बलूचिस्तान में जद्दोजहद की बात होती है, तकलीफ की बात होती है, जेल और जिंदान की बात होती है, बलूचिस्तानाबाद वालों के सामने गनगरज से उनका गला पकड़ के हकूक लेने की बात होती है, हाँ उस पे एक जाओ जाए। ये जगह लड़ने झगड़ने की नहीं है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के 50,000 कम किए, 40,000 कम किए। हम तो कहते हैं वो इंसान हमें नहीं समझ रहे हैं, आप कहते हैं गिनती में कम कर दी। इस्लामाबाद के साथ पहले यह फैसला करवाना होगा, यहां के बलोच, यहां के पश्तून, यहां के अजारा, यहां के सिंधी, सराइकी, जितने जुबान वाले लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनको पहले यह फैसला करना होगा कि हम सबको मिल बैठकर। यहां पर एक दोस्त बात कर रहा था कि पता नहीं बाप बना, बाप के कई टुकड़े हुए, फलाना हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो मुक्तदरा को भी ये कहते हैं, हम तो यही बात कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में 30 साल से जो भी प्रोजेक्ट आता है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं। ऐसा घर बताएं, गली बताएं जहां पर कोई लाश नहीं गिरी हो, जहां बम धमाके ना हो,
जहां पर बदमनी ना हो, जहां पर लोग जो हैं तकलीफ और मुश्किलात का शिकार ना हो। यह नतीजा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। जब आप कागजों में सियासी जमात बनाते हैं, जब आप मनपसंद लोगों के जरिए से हुकूमतें चलाते हैं, इतना वसी व अरीज सूबा जिसमें डाइवर्स पॉपुलेशन है, लोग हैं, ख्यालात हैं, तो फिर ऐसे सूबा चलेगा नहीं। ऐसे तो तांगा नहीं चलता, ऐसे तो तांगा नहीं चलता बेरारवी से। एक आधे पाकिस्तान को आप कैसे इस तरीके से चलाएंगे? तोड़ो जोड़ो, तोड़ो जोड़ो, इधर जाओ उधर आओ, इस झंडे को अपने घर पे लगाओ, झंडे को उतार दो, इसकी पट्टू पहनो, उसके गले में डाल। ये पट्टू पहनाने वाली सियासत बलूचिस्तान को यहां तक ले आई। मैं सबसे अपील करता हूं कि आए, आने वाले दिनों में अपने अपने झंडों की बजाय आए बलूचिस्तान के एक पॉलिटिकल और डेवलपमेंट एजेंडे पे आए। तमाम सियासी जमातें बलूचिस्तान के मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बनाएं ताकि कम से कम बाहर का आदमी आके हमारे गले में रुमाल न डाले। ये जो बाहर का बंदा हमारे गले में रुमाल डालता है, इन्हीं लोगों ने हमारी 70 लाख की आबादी गैब की, जिनकी जमातों में भी लोग शामिल होने के लिए तरसते हैं, उनकी दरवाजों पर खड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान की 70 लाख की आबादी कम की। और यह बलूचिस्तान की सिर्फ 70 लाख की आबादी नहीं, बलूचिस्तान की हैसियत को मानने के लिए तैयार नहीं है, बलूचिस्तान के तशख़्ख़ुस को मानने के लिए तैयार नहीं है, बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम के हक को मानने के लिए तैयार नहीं है, बलूचिस्तान के नौजवानों को हैसियत और अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। हम तमाम सियासी जमातों को मैं ये कहता हूं कि बलूचिस्तान में जो, अगर बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा, ये मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है, अब टाइम नहीं है मैं आपको दिखा देता, मैं सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड यहां पर एक बात लाना चाहूंगा कि बलूचिस्तान का जो कोई एक दो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे हाईएस्ट उसकी इंक्रीज हुई है, वो 9%, 9.6%, 10% हुई है। वाशुक है, खरान है, फलाना है, 2-3 हम डिस्ट्रिक्ट, 4 पंजगूर है, फलाना है। मैं ये कहता हूं कि 10% के हिसाब से बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट बशमूल बलोच पश्तून तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 10% पॉपुलेशन इंक्रीज के हिसाब से जो है हमने आए, इसके ऊपर हम एजेंडा करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कमेटी बनाई है, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूं। हम पश्तूनख्वा मैप के पास जाएंगे, हम ANP के पास जाएंगे, हम तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे, हम उनको कहेंगे हाँ इसके ऊपर हम जद्दोजहद करते हैं। और मैं इस सिलसिले में वजीर आला बलूचिस्तान को अपना मौक़िफ़ वाज़ा करना चाहिए कि उन्होंने इस पर क्यों खामोशी इख्तियार की है। बलूचिस्तान की 70 लाख की आबादी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब ये डिस्कशन हुआ, वहां पर चेयरमैन सेनेट और दोनों को अपनी वजाहत करनी होगी। अगर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है तो वो वर्बेटम वो नोट वो दिखाना होगा, अगर नहीं किया है तो ये उन्होंने बलूचिस्तान के साथ तारीखी ज्यादती की है। और इस तरह की ज्यादती को मैं तो कोई नहीं हूं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम कभी माफ नहीं करते हैं। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, ये मेरे पास मई 12 2023 की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अपनी अपडेटेड रिपोर्ट है, जो उसने अपनी वेबसाइट पे, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जिसको भी एक्स कहते हैं, उस पे ये उन्होंने जारी की। और इसके मुताबिक ये था मई 12 का 2023 का, इसके मुताबिक डिजिटल सेंसस पाकिस्तान अपडेट एज ऑफ द 11th मई 2023, इसमें बलूचिस्तान की आबादी उन्होंने 2,06,34,000 दिखाई है। इसमें बलूचिस्तान की आबादी 2,06,34,000। ये खुद यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसने बाद में इस लेटर के तहत रिकॉर्ड काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेश किया, ये उसका, ये मई का है और ये अगस्त का उसका। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, वहां पर ये बलूचिस्तान की आबादी 1,48,00,000 जो है बताता है। अब ये आप रूलिंग देंगे कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमारी करारदाद को पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितना अरसा लगे, कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कौन सा फार्मूला अपनाया है। इस फार्मूले से न रियाजीदान का कोई साइंसदान वाकिफ होगा, न कोई फिजिस्ट वाकिफ होगा, न कोई केमिस्ट वाकिफ होगा, न कोई हकीम वाकिफ होगा, न कोई डॉक्टर वाकिफ होगा कि मई में बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ थी, अगस्त में बलूचिस्तान की आबादी 1,40,00,000 हो गई। क्योंकि ये अपडेट था, इसके बाद भी बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी, जो इसके पास मेरे पास डेटा है। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जिसके तहत आप बलूचिस्तान की आबादी को बैक जुम्बिश कलम उठा के 70 लाख 76 लाख लोग जो हैं वो गायब कर देते हैं।
2-4 लोगों को मिसिंग करने का हमने तो सुना था, अच्छा आज ज़हूर बलोच साहब ने भी कह दिया कि मिसिंग कर दिया, इसका मतलब ये कि तो ये 70 लाख लोग कैसे मिसिंग हो गए? 76 लाख लोग। सिर्फ हमें इस फार्मूले को बता दें ताकि हम इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के उस साइंटिस्ट को जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो कुछ भी है, हम उसको नोबेल इनाम के लिए उसको हम बलूचिस्तान असेंबली जो है उसको नामजद करना चाहेंगे। ऐसा फार्मूला इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है कि आप 76 लाख लोगों को कम करें। अच्छा, फिर कम क्या किया? ये मेरे पास डेटा है, 12 मई को पंजाब की आबादी, इसी में पंजाब की आबादी 12 करोड़, और उसके बाद पंजाब की आबादी जो 5 अगस्त को होती है वो 12 करोड़ 70 लाख पहुंच जाती है। तो मैंने अब जरा जो देखा ये कहां पे ये 70 लाख लोग गए कहां से? वाशुक के आदमी को उठा के किधर इन्होंने शिफ्ट कर दिया, खरान के वाले को किधर, किला अब्दुल्ला को, किला सैफुल्लाह को। तो 12 करोड़ से 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होने वाली उसमें 70 लाख लोगों का इजाफा पंजाब की आबादी में कर दिया गया। सिंध की आबादी 5 करोड़ 61 लाख के करीब थी, जो थोड़ी सी कम हुई है, 5 अगस्त को 10-15 लाख का उनका डिफरेंस आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा का जो है 3 करोड़ 95 लाख था, जो जाके 4 करोड़ 8 लाख पे पहुंच गया। बलूचिस्तान की आबादी मई में जो थी वो 12 मई को 2 करोड़ तकरीबन 6 लाख से ज्यादा थी। अब वो बलूचिस्तान की आबादी 5 अगस्त को 1 करोड़ 48 लाख पे ले आए हैं, जबकि जो कैपिटल है इस्लामाबाद। तो सिर्फ देखा जाए यहां पर जो कमी आई है वो बलूचिस्तान की आबादी में आई है। तो यहां से उठा के पंजाब में डाल दिया, यहां से उठा के शायद सिंध में डाल दिया, यहां से उठा के कहीं डाल दिया। लेकिन जब मेरी सारी कैलकुलेशन और जो मैंने अपने सारे हिसाब किताब किए, सारे चीजें उतार चढ़ाव से देखा, तो लग यही रहा है कि हमारी 70 लाख की आबादी को गलती से पंजाब में शामिल कर दिया है। तो लिहाजा मैं पंजाब वालों से गुजारिश करता हूं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें पता है आप जानबूझ के नहीं करते, आप लोगों को बलूचिस्तान से बहुत मोहब्बत है। आप बलूचिस्तान की इतनी बड़ी आबादी को कैसे ले जाएंगे? हो ही नहीं सकता। आप तो हमारे भाई हैं, आप तो बड़े भाई हैं, बड़े दिल वाले। 70 लाख की आबादी कैसे ले गए? पंजाब वालों से हो गई गलती। मैडम चेयरपर्सन साहिबा एक रूलिंग दे दें कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए और बलूचिस्तान की 70 लाख की आबादी एज मेंशन इन देयर अर्लियर अपडेट ऑन मई 12, 2023 बलूचिस्तान की 70 लाख की आबादी को पंजाब की आबादी से निकाल के दोबारा बलूचिस्तान में शामिल कर दिया जाए। वरना बलूचिस्तान की सियासी जमातें बैठी हैं, अगर असम्बली की करारदाद को अहमियत नहीं देते, सारी जमातें कल परसों अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, जो भी एहतजाज, जो भी लाएमल तय हो वो भी करेंगे। तो मैडम चेयरपर्सन साहिबा, इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ खुदा करे कि असम्बली में हमसे बात कोई आए, जो भी आए, जिन लोगों के नसीब में हो, लेकिन बलूचिस्तान को इस डगर से, इस तरह से मुक्तदरा या कोई और बड़े ताकतवर लोग जो चलाना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान ने इस तरह चलना नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को डूबने के रास्ते पे जो लोग ले जा रहे हैं, बलूचिस्तान डूबेगा तो बहुत सी चीजें अपने साथ डुबा के ले जाएगा। लिहाजा बलूचिस्तान को भी डूबने ना दें और खुद भी ना डूबे। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान रहने दें, जो आज से 30-40 साल पहले था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनेवरिंग, ये जो पैराशूट पॉलिटिक्स जो इंट्रोड्यूस की जा रही है, लोगों के गलों में पट्टू डाल के किसी इस जमात में उस जमात में भेजने वाले सिलसिले, नाइलों को हैल करार देना, जाहिलों को जाहिल करार देना, हैल करार देना, ये सिलसिला अगर बलूचिस्तान में रहा तो बलूचिस्तान किसी के लिए भी रहने और जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेगा। खुदा तबारक ताला बलूचिस्तान के लोगों को अच्छी क़यादत आने वाले दिनों में फराम करे। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब बिलखुसूस आपका और आपके स्टाफ का, जो हमारी बलूचिस्तान असम्बली में जिन्होंने आगे पीछे दरवाजों पे जो भी बैठे हुए हैं, इन्होंने 5 साल में जितनी खिदमत की है, हमारे मेंबरान की जितना असिस्ट किया इस सारे प्रोसेस में, उन सबका हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द इंशाल्लाह एक दूसरे से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।